नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था प्लासी के युद्ध, उसकी परिस्थितियाँ, उसके संभावित परिणाम, आगे उसके दूरगामी परिणाम, उसका परिस्थिति महत्व सब हमने देखा। कल के वीडियो में मैंने छोड़ा था, थोड़ा सा बक्सर के युद्ध के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी थी जिसके बाद प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। तो मैं कल बता चुकी थी कि किस तरीके से मीर जाफ़र को हटाकर 1760 से 63 के लिए मीर कासिम को नया बंगाल का नया नवाब चुना जाता है। कम और संधि की शर्तों के फलस्वरूप बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव 3 जिलों की जागीरदारी मीर कासिम अंग्रेजों को प्रदान करता है। मीर कासिम मीर जाफ़र के विपरीत योग्य नवाब होता है, थोड़ा महत्वाकांक्षी भी था, इसलिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर ले जाता है, एक शक्तिशाली सेना का गठन करता है। ये सब कार्यों से अंग्रेज उसके प्रति शंकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डचों के साथ मिलके ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इस 1759 में क्लाइव के द्वारा बेदरा के युद्ध में इसलिए डचों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे मीर कासिम अकेला बचता है। अंग्रेजों के द्वारा दस्तक से दुरुपयोग से तंग आकर मीर कासिम ने कलकत्ता कौंसिल के समक्ष, जो वारेन हेस्टिंग्स था और वेंसीटाट था, उसके समक्ष शिकायत प्रस्तुत करता है कि किस तरीके से अंग्रेजों के एजेंटों के कारण उन्हें कर भुगतान में कितनी परेशानी आ रही है, क्योंकि व्यापारी दस्तक का दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं। अंग्रेज व्यापारी अपने निजी व्यापार का में भी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापारियों को दस्तक मनचाही कीमतों पर बेचा जा रहा है। और दस्तक क्या था? संभवतः कर मुक्त व्यापार का एक फरमान था जो 1717 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार हेतु अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। इन पे टैक्स नहीं लगता था, इनके किसी भी व्यापार पे। किंतु अंग्रेज क्या करते थे, इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेके बेच देते थे। अब भारतीय व्यापारियों को पैसे लेके बेचने के कारण यहाँ जो चीज़ ये होगी कि भारतीय व्यापारियों को वो बेच रहे हैं तो पैसा उनको मिल ही रहा है, और इस वजह से जो नवाब है उसको ना तो अंग्रेजों की तरफ से कोई कर मिल रहा है, ना ही भारतीय व्यापारियों की तरफ से कोई कर। तो वो सोचता है कि जनता की नज़रों में भी नवाब कर लगा ही रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस दस्तक को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वो क्या करता है, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए समस्त बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति अंग्रेज व्यापारियों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों को दे देता है। अब ये ऐसी चीज़ थी जिससे अंग्रेजों की जो विशेष स्थिति थी भारतीय व्यापारियों की तुलना में वो समाप्त हो जाती है। और जैसे उनकी विशेष स्थिति समाप्त होती है तो नवाब पर अंग्रेजों द्वारा युद्ध थोप दिया जाता है, जिसे बक्सर का युद्ध हम कह सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि जो चीज़ है कि जो बक्सर के युद्ध की परिस्थितियों में सबसे पहली चीज़ थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स और वेंसीटाट जो गवर्नर थे वहाँ पे, जो काउंसिल के समक्ष इन दोनों को छोड़ के पूरी कलकत्ता काउंसिल नवाब के इस फैसले के खिलाफ जाती है कि भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की इजाज़त दी जाए। उनका इसमें हित था कि जब तक ये व्यापार का अधिकार हमें मिलता रहेगा, हम इसे बेचते भी रहेंगे और हमें तो फ़ायदा हो ही रहा है। जबकि वेंसीटाट और वॉरेन हेस्टिंग्स को पता था कि इसका कोई तर्क नहीं है कि हम नवाब को इस निःशुल्क व्यापार के फरमान को जारी करने से रोकें। अंत में क्या होता है, जब उसके खिलाफ में फैसला जाता है तो क्रुद्ध होकर मीर कासिम है जो पटना हत्याकांड करवा देता है, जिसमें एक अंग्रेज एजेंट एलिस सही 148 अंग्रेज मारे जाते हैं। तो एक तो मेन तो ये एक वजह थी पटना हत्याकांड कि वो वहाँ हत्या करवा देता है। और आगे एक चीज़ ये कि ना, इसी वजह से जुलाई 1763 में मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र फिर से अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर लेता है और उनको मोटी रकम देने का एक वादा करता है। अब आप देखिए कि यहाँ मीर कासिम भी भाग जाता है और भाग के अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर एक संघ बनाता है। तीनों की सम्मिलित सेना है जिसमें 40 या 50,000 के सैनिक थे। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर, बिहार में अंग्रेजी सेना के समक्ष जा खड़े होते हैं, जिसमें अंग्रेजी सेना की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में होती है। ठीक है, हेक्टर मुनरो के हाथ में। जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, मैदान अंग्रेजों के हाथ में होता है,
बक्सर के युद्ध में भी पूरा का तीनों मिलकर यानी संघ भी हार जाता है। अब आप यहाँ देखिए संघ हारने का कारण था कि मुगल सम्राट भी हार गया और अवध का नवाब भी हार गया। उत्तर भारत की दो बड़ी शक्तियाँ यहाँ हार चुकी है और अब अंग्रेजों की पहुँच बंगाल तो छोड़ ही दीजिए, बंगाल पर तो उन्होंने प्लासी के टाइम पे ही अपना जमावड़ा जमा लिया था, वो दूर दिल्ली और उसके बाद उत्तर भारत तक भी, इलाहाबाद के मैदानों तक, गंगा के मैदान तक अब वो जा पहुँचे। आप देखिए सबसे उर्वर प्रदेश के स्वामी बनने जा रहे हैं अब अंग्रेज, बनारस और इलाहाबाद जो सबसे प्राचीन समय में भी अपने व्यापार के लिए, अपने उर्वर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध था, उत्तर भारत की अजय शक्ति बन जाएंगे अब यहाँ की बात। तो इसके जो परिणामों में सबसे बड़ी कि यहाँ पे यूरोपीय सैन्य व्यवस्था की श्रेष्ठता स्थापित हुई। क्यों भाई, ऐसा क्या था, यूरोपीय सैन्य व्यवस्था की श्रेष्ठता यहीं क्यों स्थापित हुई, प्लासी का भी युद्ध था। तो बच्चों मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाई थी कि प्लासी के युद्ध का सैन्य दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं था, क्योंकि वो युद्ध कैसे जीता गया था, षड्यंत्र और कुचक्रों के द्वारा। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाता है, उसी के अधिकारी अंग्रेजों में मिले होते हैं जो अंत में युद्ध सेना को लेकर भाग खड़े होते हैं। उसकी हार निश्चित थी, किंतु बक्सर का युद्ध पूरी तरीके से सही तरीके से लड़ा गया, इसमें किसी तरीके से धोखेबाजी षड्यंत्र की कोई भी यहाँ गुंजाइश नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध ये साबित कर देता है कि यूरोपीय सेना जो मात्र 5,000 की सेना से ज़्यादा नहीं थी, वो यूरोपीय सेना किसी भी तरीके से, मतलब सब तरीके से एक प्रशिक्षित सेना थी। ठीक है, यहाँ पे 5,000 सैनिक है जो 50,000 की सेना को हरा रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी कुशल ढंग से उसका प्रशिक्षण हुआ होगा, कितनी अच्छी तरीके से उसकी ट्रेनिंग, उसके अस्त्र शस्त्र, सब चीज़ों में हम देखें तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ हार जाते हैं। और एक तरीके से प्लासी ने सत्ता का हस्तांतरण किया था, किंतु बक्सर के युद्ध ने नए अधिकारों का सृजन किया। क्यों भाई, ऐसे क्या अधिकार दे दिए बक्सर के युद्ध ने कंपनी को? कंपनी के इतिहास में अब यहाँ से आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया। पहले कंपनी वस्तुएं खरीदती थी तो उसका आर्थिक व्यापार करती थी, किंतु अब वो एक राजनीतिक सत्ता बन गई। अब आर्थिक कंपनी नहीं रही, वो एक राजनीतिक सत्ता बन गई और राज्य के राजस्व के साथ, यानी यहीं की सत्ता, उसी की तो सत्ता और उसी की सत्ता के साथ जो राजस्व उसे मिल रहा है उसी से अब वो व्यापार करेगी। पहले उसे सोना चांदी लाना पड़ रहा था वस्तुओं के बदले में इंग्लैंड से, लेकिन अब उसे धन भी लाने की जरूरत नहीं है यहाँ की वस्तु खरीदने के लिए, क्योंकि यहीं के राजस्व से ही उसे धन की प्राप्ति हो रही है और यहीं से वो वस्तु खरीद रही है, जिससे वो बाहर एक्सपोर्ट करके पूरा का पूरा मुनाफा कमाएगी। तो यहाँ देखिए राजनीतिक सत्ता वो बन जाती है जो अब एक अलग ही राजनीतिक सत्ता बन के राजस्व के साथ व्यापार का एक युग प्रारंभ करती है। तो अब आप ये देखिए कि ऐसे राजस्व व्यापार का उससे मतलब ये अधिकार कहाँ से मिले। तो आप देखिए कि बक्सर के युद्ध के परिणाम में आप देखोगे कि जब ये युद्ध हार गया पूरा संघ, तो अंग्रेज संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि मई 1765 में। 12 मई 1765 के द्वारा अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दीवानी अधिकार इलाहाबाद की संधि के तहत। अब आप देखिए कि यहाँ ये इसे मिल गए हैं। सम्राट को इसके बदले में कड़ा और इलाहाबाद के जिले अंग्रेज देंगे। अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार किया। आप देखिए 26 लाख के बदले 3 प्रांतों की, इतने बड़े सबसे समृद्ध प्रांतों की दीवानी उन्होंने ले ली। दीवानी का अधिकार मतलब राजस्व प्राप्ति का अधिकार, और राजस्व प्राप्ति का जिसके पास हक चला गया तो धन तो उसकी हाथों में ही है। अब आप यह देखिए कि इलाहाबाद की दूसरी संधि और होगी 16 अगस्त, जो किसके साथ है, वह इलाहाबाद की द्वितीय संधि नवाब शुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब के साथ। अब इसमें शुजाउद्दौला को अवध वापस दे दिया जाता है। नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। नवाब कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को देने को तैयार हो गया और अवध में कर मुक्त व्यापार की छूट अंग्रेजों को मिल जाती है। अब आप देखिए कि इसके परिणाम मतलब कैसे उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इसके अतिरिक्त बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है 1765 से 72 के समय में, और बंगाल पर पूरी तरह अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है।
फरवरी 1765 में कंपनी से संधि करता है, जिसमें रक्षा व्यवस्था, सेना, वित्त और विदेशी मामले आदि को अपने अधिकार में ले लिया और नवाब को 53 लाख रुपए देना स्वीकार किया। किसने? कंपनी ने। यानी दीवानी अधिकार तो शाह आलम से ले लिए और जो नया नवाब है बंगाल का, निजामुद्दौला, उससे पूरे के पूरे रक्षा, सेना, वित्त, विदेशी मामले यानी निजामत के अधिकार ले लिए। 2 तरीके के अधिकार होते हैं बच्चों, एक तो दीवानी अधिकार, एक निजामत के अधिकार। दीवानी और निजामत। दीवानी मतलब राजस्व, कर व्यवस्था, इनसे संबंधित जो बाहर के मामले होते हैं, और निजामत मामले जो आंतरिक मामले होते हैं, जैसे सेना की व्यवस्था कैसे करनी है, रक्षा व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, विदेशी मामले, ये सब। ठीक है। तो कंपनी ने 1765 में क्लाइव ने आके वो फिर से क्लाइव गवर्नर जनरल बनाया जाता है, गवर्नर 1765 में वो वापस आता है इंडिया में, और तब वो ये संधि करता है जिसके अंतर्गत प्रशासन 2 भागों में बटा था, दीवानी मामले, निजामत मामले। दीवानी मामलों का प्रशासन कंपनी द्वारा सीधे अपने हाथ में लिया गया। 26 लाख रुपए दे दिए थे ना शाह आलम द्वितीय को, सीधे अपने हाथों में ले लिया दीवानी मामलों का प्रशासन, क्योंकि दीवानी हाथ में रहेगी जब तो राजस्व मिलेगा, यानी जब तो राजस्व जो प्राप्त कर रहे हैं, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, उसी से तो फिर वो धन आएगा, उसी से व्यापार चलेगा उनका, क्योंकि वस्तु उसी से खरीदेंगे। जबकि निजामत आंतरिक प्रशासन है और इसका प्रशासन बंगाल के नवाब को दिया उन्होंने निजामत। अब देखो कितने शातिर हैं, निजामत तो दे दी बंगाल के नवाब के हाथ, ताकि वहाँ की जनता को ये ना लगे कि हमारा अधिकारी बदल गया, क्योंकि यदि निजामत भी अपने पास रख लेते तो हो सकता था पूरा का पूरा बंगाल विद्रोह पे उधर आता। ठीक है। तो ये दूरदर्शिता थी अंग्रेजों की। 53 लाख रुपए में देना निश्चित हुआ कि 53 लाख रुपए पकड़ो और ये हमारा जो प्रशासन है इसको संभालो, नवाब को दिया गया खर्चे के लिए। दीवानी मामलों के प्रशासन लिए कंपनी ने शितब राय को बिहार का और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया, यानी उनकी तरफ से ये राजस्व की उगाही करेंगे। अब ये 2 शासन चल रहे हैं, एक तरफ नवाब का शासन, एक तरफ कंपनी का शासन। इसे नाम दिया गया द्वैध शासन। 1765 से 1772 2 शासन चल रहे हैं भाई, 2 अधिकारी हैं यहाँ। तो ये द्वैध शासन का क्या लाभ हुआ? लाभ ये था, अंग्रेजों को तो लाभ था किंतु बंगाल को कोई लाभ नहीं था। प्रशासन का कार्य नवाब को देने से कंपनी का कार्यभार हल्का हो गया। भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति से भारतीयों का सहयोग उन्हें मिला। द्वैध शासन से कंपनी यह प्रदर्शित करने में सफल हुई कि वे केवल व्यापारी है, बंगाल के शासक नहीं है। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नींव मजबूत हो गई। अब दोष क्या थे इसके? कंपनी के कर्मचारी नवाब की अवहेलना करने लगे, क्योंकि वही वहाँ पता है 2 सत्ता हो रही है, और 2 सत्ता होती है जब किसी की भी पालना नहीं कर सकता कोई भी अधिकारी कर्मचारी। सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अभाव में प्रशासन शिथिल पड़ गया, चारों ओर अराजकता फैल गई, जनता को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। राजस्व वसूली सर्वोच्च बोली बोलने वाले को दी जाने लगी। इससे कृषकों का भयंकर शोषण प्रारंभ हो गया। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे, क्योंकि व्यापार पर एकाधिकार होने के कारण अंग्रेज ही देसी कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते थे। द्वैध शासन कंपनी के लिए भी अहितकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। कंपनी सरकार बदनाम भी हुई। अकाल पड़े। अकाल ने भयंकर रूप धारण किया। इसमें बंगाल की 1/3 जनता मौत का शिकार हुई। जॉर्ज कॉर्नवालिस कहता है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि मैं निश्चय पूर्वक ये कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। खुद उनका गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेटमेंट देता है, तो आप खुद थोड़ा सा विचार और दिमाग लगाइए कि कंपनी ने किस हद तक बंगाल में लूटमार की होगी। वो बंगाल जो रेशम के लिए, वो बंगाल जो जूट के लिए, जो अपनी समृद्धि के लिए, जो अपने व्यापार के लिए, जो अपने उद्योग के लिए पूरे भारत का सबसे समृद्धतम प्रांत था, उस व्यापार को पतन की स्थिति में ला दिया। उसकी कृषि को समूल नष्ट कर दिया। वहाँ पे भूमि के बेचान की व्यवस्था कर दी। अंग्रेजों ने उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आगे हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।